तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है इसका मतलब? वक्रता त्रिज्या। मतलब किसी वक्र की त्रिज्या। देखो, आज तक आपने जो त्रिज्या पढ़ी है वो पढ़ी है किसी वृत्त की, यानी सर्कल की त्रिज्या आपने पढ़ी है ना। अभी तक हमने जब भी त्रिज्या का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो किसी ना किसी उस वृत्त के लिए पढ़ा है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब किसी वक्र की त्रिज्या, उसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे मान लो कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, तो इस वृत्त में हर बिंदु का सेंटर से दूरी फिक्स रहती है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं, राइट। लेकिन वक्र में ऐसा नहीं होता है। मान लो हमने ये कोई एक वक्र ले लिया, ऐसा ये वृत्त नहीं है, ये कोई वक्र है। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट हम डिफाइन नहीं कर सकते कि बोल दें कि इस पॉइंट से यहाँ इस वक्र के हर बिंदु की दूरी समान रहेगी। ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है। मतलब पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि वक्र के लिए, किसी कर्वेचर के लिए कभी भी जो रेडियस होगी वो फिक्स नहीं होगी। बट अब रेडियस क्या है, ये पॉइंट कौन सा है जहां से हम उसकी डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो फिर कैसे डिफाइन करें इसके लिए वक्रता त्रिज्या? तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो होता क्या है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्र के किसी बहुत छोटे हिस्से की। मान लो वक्र का ये छोटा सा हिस्सा मैंने माना, ये छोटा सा हिस्सा जो आपको गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है, इस छोटे से हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस छोटे से हिस्से को मैं अगर कंप्लीट करूं तो ये छोटा सा हिस्सा किस ना किसी वक्र का हिस्सा है, किस ना किसी वृत्त का ये हिस्सा है। मतलब ध्यान से देखना कि इस छोटे से हिस्से को लेके मैंने एक वृत्त बनाया तो बन गया। इसका मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा था वक्र का, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा है वो कौन सा है? ये वाला, ये वाला दिखा? ये वाला हिस्सा। तो ये बेसिकली जिस पे मैंने ये अंडरलाइन की है ब्लू कलर की, ये हिस्सा तो वक्र का है, लेकिन इस वक्र के हिस्से को मैंने कंप्लीट किया तो एक वृत्त बन गया। ऐसा मैं किसी भी जगह पे कर सकता हूँ। तो कहीं पे ये छोटा वृत्त बनेगा, कहीं पे बड़ा वृत्त बनेगा। अरे बात समझ में आई? कहीं पे ये छोटा वृत्त बनेगा, कहीं पे ये बड़ा वृत्त बनेगा। जैसे यहाँ बनाऊंगा मैं, तो यहाँ पे ये छोटा वृत्त बनेगा। जैसे जैसे फ्लैट सरफेस पे जाऊंगा, यहाँ पे और छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा कर्व दिख रहा है ना। तो जितना ज्यादा कर्व होगा उतना छोटा वृत्त बनेगा, और जितना ज्यादा फ्लैट सरफेस होगी वहां उतना बड़ा वृत्त बनेगा। ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरे वक्र में एक छोटे छोटे हिस्से को मान के मैं एक पूरा वृत्त खींच सकता हूँ। वो वृत्त की जो त्रिज्या होगी उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। जैसे हमने जो वृत्त बनाया इसकी त्रिज्या ये रही, इसको कुछ R1 बोल देते हैं, और ये पॉइंट मान लेते हैं A। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो वक्र है, इस वक्र की पॉइंट A पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मतलब इस जो कर्वेचर की पॉइंट A पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो हम ऐसे निकालेंगे। उस पॉइंट पर एक वृत्त बनाएंगे, ये वृत्त उस पॉइंट का हिस्सा होगा। भाई जो पॉइंट होगा कुछ ना कुछ तो इसमें कर्व होगा, उस कर्व को कंप्लीट किया हमने, ठीक है। वैसे ही मान लो दूसरी जगह पे किसी ने पूछा कि इस पॉइंट बी पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो हमने इस पॉइंट बी को लेके सर्कल बनाया और सर्कल कंप्लीट किया, तो उसकी जो त्रिज्या आई वो पॉइंट बी की वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस कर्वेचर हो गई। जैसे यहाँ पे लिया तो ये
पॉइंट सी की, इस तरीके से होता है। तो समझे वक्रता त्रिज्या का क्या मतलब है। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि वक्र के उस हिस्से को, जिस हिस्से की आप बात कर रहे हो, उसको लेके अगर हम कोई वृत्त कंप्लीट करते हैं, वृत्त बनाते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या उस बिंदु की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक पूरे वक्र में बहुत सारी तरह तरह की वक्रता त्रिज्याएं हो सकती हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या जो होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम ROC भी लिखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कर्वेचर। मतलब अगर कोई फ्लैट सरफेस है, कोई फ्लैट सरफेस है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या हम अनंत कहते हैं। और अगर कोई शार्प कॉर्नर है, एकदम शार्प कॉर्नर इस तरीके का, तो यहाँ पे ROC बहुत कम, लगभग 0 के बराबर होती है। मतलब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सरफेस फ्लैट होती जा रही है, वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो मतलब हम ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था कि ROC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 कर्वेचर। ठीक है। तो जैसे जैसे सरफेस फ्लैट होती जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाती है। जैसे मान लो एक मैंने ये सर्किल बनाया, एक ये बनाया, ऐसे 3 सर्किल बनाए। तो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 अलग अलग वक्र मैंने बनाए। मान लो एक वक्र है, वहां पे सर्किल बड़ा होता जा रहा है, कर्व बड़ा होता जा रहा है, तो वक्रता त्रिज्या बढ़ती जा रही है। ऐसे समझाने के लिए कि जितना ज्यादा कर्वेचर होगा, जितना ज्यादा कर्व पार्ट होगा, कर्व का मतलब क्या होता है, ये वाला पार्ट, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी छोटी वक्रता त्रिज्या होगी। और जितनी ज्यादा फ्लैट सरफेस होगी, मतलब कर्व जितना कम होगा, वक्रता त्रिज्या उतनी बड़ी हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल विच विल फिट एट दैट पॉइंट। जैसे पॉइंट ए के लिए अगर वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ पे जो सर्किल बनाएंगे जिसमें फिट हो जाए, जो ए को इंक्लूड कर ले अपने कर्व में, अपने वृत्त में, अपने सर्कल में, उसकी रेडियस। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे, है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो सॉल्व करने का तरीका तो बड़ा ही आसान है, देखो कैसे। जैसे अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, है ना, तो सर्कुलर मोशन में हमने देखा कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए इसके पास अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा AC, और मान लो ये रेडियस R के एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी है V। ठीक, तो मैं रिलेशन क्या लिखूंगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर V² अपॉन R। यहाँ पे R का मतलब क्या है, रेडियस, इस सर्किल की रेडियस। ठीक है। वैसे ही जब हम इस वक्र के लिए, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है वो जो इस कर्वेचर पे चल रहा है, इस तरीके से, कोई पार्टिकल है जो इस कर्वेचर पर इस तरीके से चल रहा है। हमें किसी मोमेंट पर पूछा कि जब पार्टिकल मान लो पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर है, तो वक्र का कोई हिस्सा है, इस मोमेंट पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी, पार्टिकल के पाथ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, रेडियस कर्वेचर क्या होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, उस वक्त ए पॉइंट पे एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है भाई, ड्रॉ कर लिया। अब अगर वो सर्किल है तो, और वहां पे पार्टिकल जा रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है। तो हम वेलोसिटी लिखेंगे और उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन देखेंगे, वो क्या हो जाएगा, AC। भाई वेलोसिटी ऐसे है, तो उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम कोई एक्सेलरेशन देखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, AC। बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, AC बराबर V²/R। तो यहाँ से R निकल जाएगा और R क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब भाई अब सर्किल है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ही रहेगी। लेकिन अगर मान लो कोई कर्व होता, इस तरीके से मान लो कोई कर्व है और पार्टिकल यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी V हो गई, और इस पॉइंट पर पूछा है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे इस पार्टिकल से गुजरता हुआ,
इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना एक्सेलरेशन हमें कौन सा लेना है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये वाला एक्सेलरेशन लेना है हमेशा जो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। ये फाइंड करना पड़ेगा, कंपोनेंट करने पड़ेंगे, है ना। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं करने, एक्सेलरेशन के करना है। मान लो अगर नेट एक्सेलरेशन कहीं नीचे होता, मान लो जी होता है एक्सेलरेशन, मान लो कुछ एक पाथ है इस तरीके से, कोई पार्टिकल है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे क्या लगेगा इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा। तो हमें g का वो कंपोनेंट करना पड़ता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कर लिया, बस उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, a बराबर v स्क्वायर अपॉन r, तो बेसिकली मतलब ROC, ये बन जाएगी v स्क्वायर अपॉन a, इस तरीके से। तो यहाँ से इसकी रेडियस निकल जाएगी, ये हो गई ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। तो एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से एंगल थीटा पर हमने प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। तो जब उसको हमने जस्ट प्रोजेक्ट किया है उस वक्त उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन है टॉप पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले सेकंड सवाल करके दिखाता हूँ कि टॉप पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, फिर आप मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना। तो पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो मान लेते हैं ग्राउंड है और एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, और वेलोसिटी हमें u दी है और एंगल थीटा दिया है। ठीक है भाई, ये हो गई वेलोसिटी u और एंगल थीटा। कोई दिक्कत इसमें, प्रोजेक्टाइल याद ही होगा आपको कि नहीं है, बिल्कुल। तो टॉप पॉइंट क्या होता है बताओ, ये होता है टॉप पॉइंट, ये वाला पॉइंट टॉप पॉइंट होता है। अच्छा बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कैसे होती है पार्टिकल की, याद है किसी को, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है पार्टिकल की, हॉरिजॉन्टल होती है। कितनी होती है यहाँ पे वेलोसिटी पार्टिकल की, u cos थीटा, ऐसी होती है ना। अच्छा, यहाँ पे इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे पार्टिकल का, यहाँ पे पार्टिकल के पास फोर्स कैसा लग रहा है, पार्टिकल ये रहा, मान लो पार्टिकल के नीचे क्या लगेगा, mg। हाँ, तो डायरेक्शन क्या होगी mg की, नीचे होगी एकदम। डायरेक्शन की हमेशा mg की नीचे ही होती है, ग्राउंड की तरफ ही होती है ना। तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g। ओके, तो आपने दो चीजें देख ली, वेलोसिटी देख ली और उसका एक्सेलरेशन देख लिया। आप ये भी देख लो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में क्या 90 डिग्री है क्या, क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री है क्या, या हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने हैं, है। बस अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, तो आपको बस ये फॉर्मूला लगा देना है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर ROC बराबर v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, या फिर इसको यहाँ पे लिख दो a सेंट्रीपिटल, सेंटर की साइड। भाई यहाँ पे आप कोई देखो, जैसे यहाँ पार्टिकल है तो इस मोमेंट पर अगर कोई कर्व, कोई वृत्त बनाओगे तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ सेंटर आएगा बीचों बीच, तो भी एक्सेलरेशन की तरह सेंटर की तरफ, इसलिए मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ उसको। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g, दिस इज द ROC यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप पॉइंट। समझे, तो रेडियस कर्वेचर आ गई पार्टिकल के, मतलब जो ये पाथ बनेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा, पैराबोला बनेगा, इस पैराबोला के टॉप पॉइंट पर अगर हम कोई वृत्त बनाएंगे, कोई सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल की रेडियस कितनी आएगी ये मैंने बता दिया आपको। इस सर्कल की रेडियस आएगी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g। ठीक, अब आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन करो। तो इसमें हमें इनिशियल पॉइंट पर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करना है। इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी तो u है ही, हमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे mg कैसा लगेगा, mg तो हर जगह नीचे लगता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे, नीचे की तरफ। लेकिन हमें जो एक्सेलरेशन चाहिए होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चाहिए होता है, तो हमें यहाँ कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो बताओ कंपोनेंट कैसे होंगे, एक कंपोनेंट तो करना है हमें वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा वेलोसिटी के अलोंग।
ठीक है, तो एंगल वगैरह देखो, एंगल कैसे हो जाएंगे। तो अगर ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 है, तो बेसिकली ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90, तो ये हो जाएगा थीटा। ओके, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। हमें कौन सा चाहिए, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल चाहिए, 90 डिग्री। बस अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इनिशियल पॉइंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का स्क्वायर, सॉरी एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन यहाँ कितना हो गया, जी कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं आएगा, ये था फॉर्मूला, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से जब भी हमें वेलोसिटी दी हो और एक्सेलरेशन के बारे में हम पता लगा सकें, कंपोनेंट कर सकें, उस केस में हम इस तरीके से रेडियस कर्वेचर निकालते हैं। कई बार हमें ये सब नहीं पता होता है, हमें सिर्फ पाथ की इक्वेशन पता होती है कि जो पार्टिकल जा रहा है उसकी पाथ की इक्वेशन इन द एक्स वाई टर्म, मतलब इक्वेशन पता है, फंक्शन पता होता है, मतलब हमें इक्वेशन का मतलब जानते हो, फंक्शन। जैसे पाथ नहीं पता कैसा है, पाथ पे पार्टिकल कैसे जा रहा है, वेलोसिटी क्या है उसकी, एक्सेलरेशन कुछ नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि भैया एक पाथ है, मतलब एक फंक्शन दिया है y का कि y बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3, कुछ भी कोई फंक्शन दिया हुआ है, तब हम आरओसी कैसे निकालेंगे। तो इसमें दूसरे तरीके का केस है, व्हेन फर्स्ट केस तो क्या हो गया, जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिए गए हों। दूसरा हो गया इफ इक्वेशन पता हो, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन, जैसे y f ऑफ x हमें कुछ गिवन है, उस केस में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर ओ सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर का होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे क्या है, नीचे हमने स्क्वायर नहीं किया है, नीचे हमने स्क्वायर नहीं किया है, नीचे क्या किया है, डबल डिफरेंशिएशन का होता है। देखो स्क्वायर का मतलब तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसमें तो हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को स्क्वायर कर दिया, और नीचे क्या किया है, डबल डिफरेंशिएट, डबल बार, दो बार डिफरेंशिएट किया है y को। ठीक, इस फॉर्मूले की मदद से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। और फिर जिस भी x पे आपको पूछा है उसमें x की वैल्यू डाल देनी है। चलो मैं सवाल करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो आपको दिया है y बराबर कुछ भी मान लो एक्स स्क्वायर दिया है, ये कर्व है, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक इक्वेशन है, एक पाथ है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड आर ओ सी एट एट कहाँ माने बताओ, एट एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 पर जो भी कर्व बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि इक्वेशन दी हुई है, हमें पाथ की इक्वेशन दी हुई है, तो हमें ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, तो इस फॉर्मूले में दो चीजें हैं, एक बार तो सिंगल बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार डबल बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम एक बार डिफरेंशिएट करके रख लेते हैं और फिर सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एक बार मैंने सिंगल बार डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना आया बताओ, कितना आएगा सिंगल बार डिफरेंशिएट करने पर, 2x। फिर एक और बार मैंने डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, 2 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो, आर ओ सी बराबर कितना था, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स मतलब 2x का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डबल डिफरेंशिएशन यानी 2। बस
अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या करना है, x की वैल्यू हमें रखनी है। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, क्योंकि हमसे x बराबर 2 पर पूछा है। क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछे, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो ROC कितना आ गया, 1 प्लस इस तरीके से ये मिल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको इक्वेशन पता है, पाथ की इक्वेशन, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है और रेडियस कर्वेचर आ जाएगा। तो दोनों टाइप आपको मैंने बता दिए, तो क्वेश्चन आने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। अगर दूसरे वाले में से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें तो कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, जो कि बहुत आसान होता है ना। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट जानना अच्छा रहता है कि भाई केवल सर्कल की ही, केवल वृत्त की ही त्रिज्या नहीं होती है, कर्व की भी त्रिज्या डिफाइन होती है। बस अंतर इतना है कि वृत्त के लिए जो त्रिज्या होती है हर बिंदु के लिए कांस्टेंट होती है, और कर्व के लिए हर बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे अब कि कौन कौन से फोर्स इस पे लगते हैं, कैसे होता है सर्कुलर मोशन, राइट, कितने तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं। तो वैसे तो हमने क्लासिफाई कर रखे हैं दो तरीके से, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, चलिए डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं। तो देखो, आपको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, हम दो तरह के सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक, दो तरह के मोशन हम सर्कुलर मोशन में भी दो तरीके के पढ़ने वाले, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, राइट। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में भी फिर नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। वैसे ही वर्टिकल में भी वर्टिकल नॉन यूनिफॉर्म होता है, अगर आप ग्रेविटेशन को कंसीडर करते हो। तो ग्रेविटेशन को कंसीडर नहीं करोगे तो फिर वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की, इसको अच्छे से सीखेंगे डिटेल में, उसके बाद फिर हम चलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर। ठीक है, तो समझते हैं हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले बताओ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है। हाँ, तो इसमें जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, जो उसका वृत्त बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है, राइट, आपको दिखाई दे रहा है। तो मतलब दो तरीके के हो गए, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तो हो गया जिसमें जो पार्टिकल है उसका जो वृत्त है, जो सर्कल है, जो सर्कुलर पाथ है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है। अगर आप उसका सर्कल देखोगे तो वो किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि जो पार्टिकल का पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ, वो वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो इसमें जो पार्टिकल है, देख रहे हो क्या, इसमें जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूम रहा है, लेकिन ये जो सर्कल है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सर्कल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक, इसको पढ़ेंगे अभी हम, इस सिस्टम को पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन मतलब किसको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जिसकी इसका सेंटर कहाँ हो गया, ये हो गया इसका सेंटर। तो जो सेंटर से पार्टिकल के लिए जो डायरेक्शन जा रही है, इस डायरेक्शन को तो हम बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, त्रिज्यीय दिशा। ठीक है, मतलब आगे मैं बोलूं कि रेडियल डायरेक्शन में है, इसमें है, उसमें है, तो आपको घबराना नहीं है, ये तो हो गई रेडियल डायरेक्शन। ठीक,
और एक होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी हो गई? जो इस पार्टिकल के टेंजेंशियल, मतलब इस सर्कल के जो टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, स्पर्श रेखीय दिशा। ठीक, तो कुछ फोर्स, कुछ एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो सकते हैं, कुछ रेडियल डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो उनके बारे में हमको जानना है कि कौन तो रेडियल डायरेक्शन में रहता है और कौन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ठीक, अब देखो, अच्छा हाँ, रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तो पता ही है आपको कि हमने ये तो रेडियल है और इस पे टेंजेंट डाली है, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भैया। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि भाई ये एक पार्टिकल है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये निकालो वो निकालो। तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि इनको फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहला काम कि पाथ, सर्कुलर पाथ बनाएंगे। जिस पार्टिकल, अब देखो क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन में तो हमें पाथ वगैरह बना के नहीं देगा, तो हम पहला काम जो करेंगे वो करेंगे कि सर्कुलर पाथ बनाएंगे, उसका सेंटर दिखाएंगे और रेडियस ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें फील आए कि भाई पार्टिकल चल कैसे रहा है। तो क्या करेंगे, पहला काम ड्रॉ करेंगे। क्या क्या ड्रॉ करेंगे? सर्कुलर पाथ, पार्टिकल का सर्कुलर पाथ ड्रॉ करेंगे, उसका सेंटर ड्रॉ करेंगे एंड उसकी रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ताकि हमें फील आए कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरा काम हम क्या करेंगे, ऑब्वियस एफबीडी बनाएंगे। पूरे मैकेनिक्स में हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद अगला काम क्या करते हैं, इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे। भाई अब डायनेमिक्स में आ गए ना, जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन की, तब तो इक्वेशन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अब जो डायनेमिक्स है, तो डायनेमिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एफबीडी। तो उसके बाद सर्कुलर पाथ बना लिया, ये बना लिया वो बना लिया, उसके बाद एफबीडी ड्रॉ करेंगे। राइट, तो एफबीडी में क्या क्या ड्रॉ करेंगे? एफबीडी हम कौन से फोर्सेस दिखाते हैं? जो उस पार्टिकल पर लग रहे हैं, है ना, उस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को हम शो करते हैं। तो एफबीडी बना ली उसकी। ठीक है भाई, अब जैसे इसमें एफबीडी में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सारे फोर्सेस आएंगे, खैर फोर्सेस की बातें मैं भी करूंगा अलग से कि इसमें कौन कौन से फोर्स एक्स्ट्रा आते हैं पार्टिकल में, सर्कुलर मोशन में। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन का मतलब क्या आपको समझाया मैंने? एक्सियल डायरेक्शन का मतलब है ये वाली डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस ही रहेंगे, ऑब्वियस है। क्यों रहेंगे बैलेंस फोर्स? अच्छा, केवल हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो वर्टिकल में भी लागू होगा। ठीक, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी लगाएंगे इसे। तो एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होंगे, क्योंकि जो ये पार्टिकल है वो अपना सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर पाथ है उसको तो छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब इस डायरेक्शन में पार्टिकल पर फोर्स बैलेंस रहेंगे, तभी तो वो इस डायरेक्शन में कहीं भी मूव नहीं करेगा। जो भी वो मूव करेगा इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा। समझ में आ रही है बात? भाई इस पे फोर्सेस तो लगेंगे एक्सियल डायरेक्शन में, है ना, लेकिन वो फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे, तभी तो पार्टिकल इस लाइन में कहीं पे भी ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। ठीक, तो बैलेंस फोर्स इन एक्सियल डायरेक्शन, नेट फोर्स हमने बैलेंस कर देंगे। फोर्स बैलेंस का मतलब क्या होता है? सिग्मा ऑफ एफ, एफ नेट बराबर 0। नेट फोर्स को 0 किस डायरेक्शन में? एक्सियल। ये ध्यान रखना, नेट फोर्स लिखना है पर किस डायरेक्शन में लिखना है? एक्सियल डायरेक्शन में। जो भी फोर्स लग रहे हैं मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक, अभी मैं जो आपको एक्सियल समझा रहा था, तो मैं लिखा तो एक्सियल है, मैं बोल क्या रहा था? एक्सियल बोल रहा था कि रेडियल बोल रहा था? अच्छा, एक्सियल बोल रहा था, ठीक है। और एक्सियल डायरेक्शन कौन सी होती है? एक्सियल डायरेक्शन कौन सी होती है?
हाँ, सही पकड़े। जो ये डायरेक्शन है वो तो कौन सी है? ये तो रेडियल डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है ये? ये तो रेडियल डायरेक्शन है। ठीक है, वैसे तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो जाएंगे अगर हम सूडो फोर्स की बात करेंगे तो। अदरवाइज इसमें ये तो आपको पता ही कि सर्कुलर मोशन तभी होगा जब एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। ध्यान है आपको, हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द कंपल्सरी एक्सेलरेशन, राइट? यस, तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इस एक्सेलरेशन को लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, कोई ना कोई फोर्स तो आया ही होगा। भाई एक्सेलरेशन कब आता है? जब कोई फोर्स आता है। यस, तो है ना, तो रेडियल डायरेक्शन में तो फोर्स लगेगा अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो। हाँ, अगर हम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाएं, मतलब सूडो नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम बात करें तो नेट फोर्स 0 आएगा। अदरवाइज ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो एक फोर्स लगना कंपलसरी है, अदरवाइज ये वाला जो मोशन है वो होगा ही नहीं। ठीक, ठीक है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करा देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो हम बात करेंगे जब हम सूडो की बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बातें करेंगे तब। ठीक, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैलेंस फोर्स इन एक्सियल डायरेक्शन, वो मैं कौन सी की बात कर रहा हूँ? वो मैं एक्सियल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना। वो मैंने तब डायग्राम ये वाला बना दिया था, मतलब दिखा आपको ये रहा था, मैं बात इसकी कर रहा था। ये है एक्सियल डायरेक्शन। ठीक, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, तभी तो पाथ हॉरिजॉन्टल होगा। अगर एक्सियल डायरेक्शन में मान लो नीचे कोई mg लग गया और इसको बैलेंस नहीं किया mg ने, तो पार्टिकल ऐसे थोड़ा ना घूम सकता है, पार्टिकल तो गिर जाएगा ऐसे, mg की वजह से नीचे आ जाएगा, है ना। ये बात मैं करना चाह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में जो एक्सियल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड रहेंगे, तभी तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। अदरवाइज तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ही यही है, क्या मतलब है कि पार्टिकल में एक्सियल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहे हैं, मान लो नीचे mg लग रहा है तो ऊपर कुछ ना कुछ जरूर आएगा जो इस mg को बैलेंस कर लेगा। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब, ये तो अभी मैंने आपको बस डायग्राम बताया कि पार्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, अब जैसे अभी जो मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया था, उसमें वो धागा टंगा हुआ था इस तरीके से और पार्टिकल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे mg को कौन बैलेंस करेगा बताओ? यहाँ पे mg को बैलेंस कर लेगा टेंशन का ये वाला कंपोनेंट। समझ में आई बात? हाँ, धागा बैलेंस कर लेगा mg को, कुल मिला के वो टेंशन बैलेंस कर लेगा। उस तरीके से बात कर रहा हूँ कि एक्सियल डायरेक्शन में तो हमेशा फोर्स बैलेंस रहेगा क्योंकि वो है ही हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। अगर एक्सियल डायरेक्शन में कोई फोर्स आ गया या तो नीचे या ऊपर, तो पार्टिकल तो फिर ना तो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, तो फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कैसे बोल सकते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, कि रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा। तो भाई देखो, रेडियल डायरेक्शन में तो हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, ये होती है रेडियल डायरेक्शन, है ना। तो रेडियल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होना कंपलसरी है। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी अभिकेंद्रीय त्वरण होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं हुआ तो क्या सर्कुलर मोशन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो त्वरण आता है, तो त्वरण कौन लाता है? कोई ना कोई फोर्स।
कोई ना कोई फोर्स लेके आता है, राइट। तो रेडियल डायरेक्शन में तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेके आएगा, और उसको हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। तो हम पढ़ लेते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, कैसे लगता है। ठीक, तो क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, देखना ध्यान से। तो हम बात कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन की। तो रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं सिग्मा ऑफ एफ रेडियल निकालूं, नेट फोर्स, वो बराबर हो जाएगा, ये क्या लिखा है मैंने, समझ में आया? सिग्मा का मतलब टोटल नेट फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन, वो हो जाएगा एफ सी। एफ सी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। अरे बात समझ में आई? जैसे समय समय पर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंडीशन में जो एफ रेडियल है वो बहुत सारे फोर्स बन सकते हैं भाई। रेडियल डायरेक्शन में तो तरह तरह के फोर्स लग सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया, उसमें धागे का जो टेंशन लग रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना। तो रेडियल डायरेक्शन में टेंशन भी लग रहा है। तो जितने भी फोर्सेस लगे रेडियल डायरेक्शन में, जितने भी फोर्सेस लगे रेडियल डायरेक्शन में, उन सबका जो नेट फोर्स आएगा उसको हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना, उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल। ठीक, तो एफ सी को हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, किसके बराबर? सिग्मा ऑफ एफ रेडियल। अरे बात समझ में आई? अभिकेंद्रीय बल की बात समझ में आई आपको कि क्या होता है अभिकेंद्रीय बल? तो ये है अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल। तो ये क्या होता है? रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगते हैं उन सभी का जो नेट है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक, इसकी डायरेक्शन, इसके बारे में कुछ एक दो बात लिख लो। अभिकेंद्रीय बल की डायरेक्शन हमेशा किस दिशा में होती है? ऑलवेज टूवर्ड्स द ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो रेडियल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगेंगे उनका जो नेट फोर्स आएगा इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर, हमेशा केंद्र की ओर रहेगा। ठीक, मतलब अगर हम एक डायग्राम बना के समझें, जैसे अभी हमने एक एनिमेशन देखा था, उसमें ये धागा था और ये धागा एक एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल को ऐसे घुमा रहा है। मतलब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से घूम रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो हमने क्या क्या स्टेप लिखी, सारी स्टेप फॉलो करो। ड्रॉ द सर्कुलर पाथ एंड द सेंटर एंड द रेडियस। तो मैंने पार्टिकल का सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया, सेंटर ड्रॉ किया और रेडियस ड्रॉ की। ये रही रेडियस, है ना, सर्कुलर पाथ की रेडियस ये रही, जो भी है आर। दूसरा काम क्या करना है फिर हमें? ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ द पार्टिकल। तो हमने एफ बी डी ड्रॉ किया। तो एफ बी डी देखो नीचे की साइड कितना आ गया? एम जी लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन टी लगेगा, है ना। मान लो ये एंगल थीटा है तो इसके कंपोनेंट किए हमने टेंशन के, ऐसे और ऐसे। ये वाला एंगल थीटा हो गया तो ये बन गया टी कॉस थीटा, और ये वाला कितना आ गया? टी साइन थीटा। बोलो आया?
यस, अब तीसरा काम क्या था बताओ? बैलेंस द फोर्स इन द एक्सियल डायरेक्शन। तो एक्सियल डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे? ये वाली है एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दिए तो क्या मिल गया? टी कॉस थीटा बराबर mg। मिला? थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड। अब फोर्थ, अब क्या करना है? एफ सिग्मा ऑफ एफ रेडियल लिखना है कि रेडियल डायरेक्शन में जो जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका नेट लिखो और उसको किसके बराबर कर दो? दैट इज द अभिकेंद्रीय बल, और उसको आप एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर कर दो। ठीक, चलो भाई, जैसे मान लेते हैं कि पार्टिकल की यहाँ पे वेलोसिटी v है। अब बताओ, चलो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? रेडियल डायरेक्शन तो एक ही फोर्स लग रहा है भाई। रेडियल डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन है, इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है, ये पूरी डायरेक्शन रेडियल है। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? टी साइन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे टी साइन थीटा, ये क्या हो गया? सिग्मा ऑफ एफ रेडियल बराबर कितना हो गया? एम ए सी। एम ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टी साइन थीटा बराबर कितना आ गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गई। खैर, मैं भी आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ क्वेश्चन क्या है क्या, मैं आपको अभी जो स्टेप हमने लिखी हैं उनको मैं फॉलो करना सिखा रहा हूँ, उनको लगाना सिखा रहा हूँ कि उस स्टेप्स को हम कैसे यूज में लेंगे। ठीक है, तो आपको 4 स्टेप समझ में आई और उनको लगाना समझ में आया कैसे करेंगे? यस, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में क्या सीखे आप इस एग्जाम्पल से? मेरा एक वजह ये भी थी इसको कराने की कि देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है जैसे यहाँ पे टेंशन लग गया ऐसे मैं लगा दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली जितने भी रेडियल फोर्सेस हैं उन सबका नेट जो भी आएगा उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे बात समझ में आई? जैसे देखो, मैंने जब एफबीडी बनाया, इसका तो नीचे एमजी लगाया कि नहीं लगाया? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, एमजी लगा दिया मैंने। अच्छा, टेंशन लगाया कि नहीं लगाया? भाई रस्सी से बंध रहा है ये, तो टेंशन लगेगा इसमें, ऊपर की साइड लगाया ना। क्या मैंने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया? अभी केंद्रीय बल लगाया कहीं पे एफबीडी में? क्यों नहीं लगाया? वो लगता ही नहीं है, मतलब ऐसे वो इनकी तरफ फोर्स नहीं है वो कोई कि भाई किसी वजह से वो लग रहा है कि रस्सी की वजह से टेंशन आ गई, एमजी आ गई, ग्राउंड की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। नहीं, एक्चुअल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी और की वजह से आता है हमेशा। जैसे यहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है? ये जो टेंशन है जो धागे की वजह से आया है ना? धागे में जो टेंशन लग रहा है उसके इस कंपोनेंट टी साइन थीटा की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आया है। मतलब अगर ये धागा काट दूं तब भी क्या पार्टिकल गोल गोल घूमेगा क्या? ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा क्या? अगर मैं धागा काट दूं तो क्या पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमेगा? नहीं घूम सकता। मतलब जैसे ही धागा कटेगा, मतलब टेंशन हो जाएगी जीरो। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अभी केंद्रीय बल है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब अभी केंद्रीय बल ऐसे नहीं लग रहा था जिस तरह से ग्रेविटेशन लग रहा है कि वो तो लगेगा ही लगेगा चाहे धागा रहे चाहे ना रहे। फिर तो अगर ऐसा होता तो हर पार्टिकल सर्कल में ही घूमता रहता, क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार कि सर्कल में वृत्त में घूमने के लिए, किसी पार्टिकल को वृत्त में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अभी केंद्रीय बल की जरूरत होती है ना? इसका मतलब अगर किसी पार्टिकल ने एक बार घूमना स्टार्ट कर दिया, मतलब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगा, फिर तो वो लगता ही रहेगा, फिर तो हमेशा ही वो जिंदगी भर हमेशा के लिए घूमता ही रहेगा। पर ऐसा नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स की वजह से आता है। मतलब रेडियल डायरेक्शन में जो भी जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं उन नेट फोर्सों का जो मतलब परिणाम है, परिमाण है उनका, राइट, रिजल्टेंट है, उसी को हम कहते हैं अभी केंद्रीय बल। यहाँ पे साफ साफ ये लिख रखा है, सिग्मा ऑफ एफ रेडियल इज इक्वल टू एफ सी। बात समझ में आई? देखो एक बार फिर से बोलता हूं कि रेडियल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सों का रिजल्टेंट है एफ सी। एफ सी कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि हाँ भाई लग रहा है, नहीं। रेडियल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज एफ सी। ठीक, अरे बात समझ में आ गई? अभी केंद्रीय बल सीख गए रेडियल डायरेक्शन में। तो आप जब भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन सॉल्व करो
या वर्टिकल भी सॉल्व करो, तो ये काम तो करना ही है आपको। क्या? सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लो, पहले सेंटर रेडियस बता दो क्या है, एफबीडी बना लो। एक्सियल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस ही रहेंगे, रेडियल डायरेक्शन में ये हमेशा वैलिड होगा, हमेशा। ठीक। और एक और पॉइंट है, फिफ्थ। अच्छा चलो एक चीज बताओ, ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या किसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता है, सुना है कभी? ये तो हो गया अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बताओ। चलो तो मैं वो भी पढ़ा देता हूँ आपको। तो पांचवा पॉइंट लिखने से पहले हम बात कर लेते हैं अपकेंद्रीय बल की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ये क्या है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है ना, ये हमेशा सेंटर की तरफ आएगा। किसकी वजह से आएगा ये? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से। लेकिन मान लो कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए, मतलब कि आप जाके इस पार्टिकल पर ही बैठ गए। देखो अभी तक जो कार्यक्रम हो रहा था ये सब ग्राउंड के फ्रेम में हम कर रहे थे, हम ग्राउंड से इस पार्टिकल को घूमते हुए देख रहे थे, तो ये सारे कार्यक्रम इसमें हो रहे थे कि भाई एक टेंशन ऐसे लगा, एमजी ऐसे लगा, टेंशन के कंपोनेंट किए, पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन एसी ऐसे आ गया, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दिया, रेडियल डायरेक्शन में एफ बराबर एम ए लिख दिया, एफ नेट कितना हुआ, टी साइन थीटा, एफ नेट बराबर एम ए सी ऐसे लिख दिया। लेकिन ये सब कहां से? जब हम ग्राउंड फ्रेम से सारी बातें कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हम चले गए, किस में चले गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ये तो कैसा फ्रेम है? इनर्शियल फ्रेम। अब मान लो कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले गए, मतलब हम जाके इस पार्टिकल पर ही बैठ गए। अब पार्टिकल तो गोल गोल घूम रहा है, अब पार्टिकल अगर गोल घूम रहा है इसका मतलब इसके पास एक टेंजेंट, इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और अगर किसी भी फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होता है तो वो कौन सा फ्रेम बन जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है, राइट। तो अब हम चले गए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक। मतलब अब हम इसको देख रहे हैं उस पार्टिकल पर जाके बैठ के, हम ऐसे गए। अब हम इस पूरे कार्यक्रम को कहाँ बैठ के देख रहे हैं? इस पूरे कार्यक्रम को हम अब यहाँ बैठ के देख रहे हैं, यहाँ इस जगह पे, इस पार्टिकल पे बैठ गए, और पार्टिकल के साथ ही गोल गोल घूम भी रहे हैं। समझ में आई बात? तो बताओ हम कौन से फ्रेम में चले गए? क्या हम इस वक्त नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं क्या? बिकॉज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। भाई जिस फ्रेम में तुम बैठे हो, मतलब जिस गोले पे तुम बैठे हो, गेंद पे तुम बैठे हो, वो गेंद तो घूम रही है, गेंद घूम रही है, मतलब उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, मतलब ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है। अगर तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे भाई लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? भाई देखो, mg नीचे लगेगा एज यूजुअल, जैसे वहां लग रहा था वैसे यहाँ भी लगेगा mg, mg में कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन वहां भी लग रहा था, टेंशन यहां भी लगेगा, टेंशन, ठीक है, लग गया। ओके। बट यहाँ पे आपको एक फोर्स और लगाना पड़ेगा। न्यूटन ने बोला था कि जब भी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओ तो सूडो फोर्स भी लगाओ। अच्छा सूडो का किसी को याद है फॉर्मूला क्या था सूडो का? एफ सूडो बराबर, एफ सूडो था मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिसका तुम एफबीडी बना रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। और आगे क्या था? माइनस था ना, ये था सूडो का फॉर्मूला।
एफ सूडो बराबर माइनस ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का तुम एफबीडी बना रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर के पास क्या एक्सेलरेशन होगा? ऑब्जर्वर इस गेंद के ऊपर बैठ के घूम रहा है, तो गेंद का तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है एसी, तो ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन एसी हो गया। तो बताओ सूडो किधर लग रहा है? फिर सूडो इधर लग रहा है, सही लगाया मैंने। और कितना लगेगा? कितना लगेगा? एम ए सी। भाई इधर लगेगा ना? सच सच बताओ, क्या ये इतना ही लगेगा क्या? अगर गेंद का मास हम एम मान रहे हैं, क्योंकि एम जी लगाया ना नीचे, तो गेंद या बॉल जैसे बोलते हैं, बॉल का मास है एम, इसका एक्सेलरेशन अंदर, तो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो ये लग गया। ठीक। अरे तो ये क्या है? ये तो देखने में तो भाई सेंट्रीपिटल जैसा ही लग रहा है। सेंट्रीपिटल भी तो यही होता है, ये एम ए सी, यही तो होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेंट्रीपिटल क्या था, यही तो था सेंट्रीपिटल, एफ ए सी, जिसको एम ए सी लिख दिया था, एम बी स्क्वायर अपना। लेकिन इसकी डायरेक्शन तो अलग है भाई। इसकी डायरेक्शन किधर है? अवे फ्रॉम द सेंटर। अरे है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, इसमें जैसे आपने पॉइंट लगाए थे, उन पॉइंट को यहाँ लगाओ। देखिए जैसे क्या कि भैया पहला पॉइंट तो एज इट इज रहेगा, सर्कुलर पाथ बनाओ, रेडियस बनाओ, सर्कल बनाओ, एफबीडी बनाओ। बस एफबीडी में आपको ध्यान रखना है कि इनर्शियल बना रहे हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से बना रहे हो। इनर्शियल फ्रेम से बना रहे हो तो ये हो गया काम। नॉन इनर्शियल से बना रहे हो तो आपको एक फोर्स और लगाना पड़ेगा। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स। उसके बाद एक्सिस में, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो, वो तो होंगे एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, तो यहाँ भी होंगे। तो कर देते हैं, इसको ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंपोनेंट भी करने पड़ेंगे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये हो गया टी कॉस थीटा, ये हो गया टी साइन थीटा। ध्यान से देखना, एक्सियल डायरेक्शन में मैंने फोर्स बैलेंस किए तो क्या आया? टी कॉस थीटा बराबर एम जी। अरे आया कि नहीं आया? अब रेडियल डायरेक्शन में आते हैं। तो मेरे को बताओ, अगर ये ऑब्जर्वर इस गेंद पर ही बैठा है, तो इस ऑब्जर्वर को तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में लगेगा ना। जैसे कोई ऑब्जर्वर लिफ्ट में जाके बैठ जाता था, याद करो छोड़ो के क्वेश्चन। कोई ऑब्जर्वर लिफ्ट में जाके बैठ जाता था, तो उसको तो लिफ्ट इक्विलिब्रियम पे लगती थी ना, सब कुछ रुका हुआ लगता था। उसके रेस्पेक्ट में तो जो लिफ्ट में ब्लॉक टंगा हुआ रहता था वो रुका हुआ रहता था। याद है आपको कि हमने लिफ्ट वाले क्वेश्चन किए थे? एक रस्सी थी, उसमें ब्लॉक टांगा था, एक आदमी को हमने लिफ्ट में बैठा दिया। लिफ्ट भले ही से ऊपर चल रही है, लेकिन आदमी को तो ये ब्लॉक रुका हुआ दिखाई दे रहा है ना। बाहर कोई खड़ा है, उसे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट के अंदर ब्लॉक भी जा रहा है ना। वैसे ही यहाँ भी होगा, जब आदमी इस बॉल के ऊपर बैठा है तो उसे तो ये सब कुछ रुका हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे तो हम सीधा क्या लगा देंगे? इक्विलिब्रियम। मतलब इस केस में, नॉन इनर्शियल के केस में, नॉन इनर्शियल जब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हो, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हो? उसी बॉल पर, उसी गेंद पर जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पर ही बैठ जाए तो उस केस में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ? कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होंगे, उसको रुका हुआ लगेगा ना। तो इस इधर भी आपको क्या करने पड़ेंगे? फोर्स बैलेंस। तो क्या लिखोगे आप? टी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अरे लिखोगे क्या? देखो, क्या दोनों ही सिचुएशन में इक्वेशन सेम आई? टी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, टी साइन थीटा बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यही तो बात है, जब आप सूडो का यूज करते हो तो आंसर थोड़ा ना बदल जाते हैं, आंसर तो वही रहते हैं, उनको करने का तरीका बदल जाता है बस, है ना। फील आती है, ऐसा कह सकते हो कि फील ज्यादा आती है। कैसे? सोचो, देखो इसमें फील आएगी आपको, देखना ध्यान से। इस वाले में, सूडो वाले में फील आएगी। मान लो कि आप किसी इसमें झूले में झूलने गए हो जो ऐसे बंधा हुआ है, और यहाँ पे आप झूले में बैठे हो और ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, तो क्या आपको फील होगा ये वाला फोर्स? सोचो ध्यान से।
जब हम ऐसे घूम रहे हैं, या फिर मान लो कि हम बस में बैठे हैं और कोई टर्न आ जाता है, ऐसे बस ऐसे घूमती है, टर्न पर ऐसे याद करो, टर्न पे ऐसे घूमती है बस, तो हमें एक फोर्स फील होता है बाहर की तरफ इस तरीके से, सोचो होता है कि नहीं होता। जैसे मान लो हमने धागे में एक ब्लॉक को बांधा, एक बॉल को बांधा और उसको घुमा रहे हैं, तो हमारे हाथ पर एक ऐसा फोर्स लगता है कि कोई बाहर की तरफ इसको चीज को खींच रहा है, ऐसा फोर्स लगता है ना। सोचो सभी केस में आपको ऐसा समझ में आएगा कि हाँ भाई सही बात है। मतलब सबसे बढ़िया तो ये लगता है कि झूले में आप बैठे हो, यहाँ पे आप झूला झूल रहे हो और झूला इस तरीके से गोल गोल घूम रहा है ना। तो आपको ऐसा फील होगा कि कोई ऐसे इस टाइप से धक्का पड़ रहा है, आपको इस तरफ धक्का पड़ रहा है, आप बार बार इधर जाओगे बाहर की तरफ। और भी अच्छा तब जब आप किसी बस में बैठ के कहीं जा रहे हो और कोई टर्न आया इस तरीके का, कोई सा स्मूथ सा टर्न आया, सर्कुलर सा टर्न आया, तो आपको फील होता है ना इस डायरेक्शन में ऐसे धक्का सा लगता है, ऐसे हम लुढ़क जाते हैं उस साइड, बगल वाले जो पैसेंजर रहता है उस पे लुढ़क जाते हैं, कई बार होता है ना ऐसा। बस वही है, ये फील वाला फोर्स है ये। तो हम इसी से कर लेंगे क्वेश्चन, भाई फील आएगी, बस देखो सेम बात है। उसमें आपको क्या करना है, नेट फोर्स लिख के mv स्क्वायर के बराबर करना है, यहाँ पे भी आपको यही करना है, नेट फोर्स जो भी लगेगा मतलब इक्विलिब्रियम कर देना, इक्विलिब्रियम में ले आना, इधर का बराबर इधर का। बताओ, तो ये इक्वेशन तो किधर बनाई है हमने, सॉरी एक्सियल डायरेक्शन में, और ये इक्वेशन किधर बनी हमने, रेडियल डायरेक्शन में। ठीक, बस एक पांचवा पॉइंट और लिख लेते हैं हम इसमें। तो आपको क्या समझ में आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, क्या अंतर होता है इनमें। तो अंतर सिर्फ इतना है कि एक तो लगता है इनर्शियल फ्रेम में, एक लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल का सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई जब हमने इनर्शियल फ्रेम में देखा तो वो इस तरह से सेंट्रीपिटल केंद्र की ओर लग रहा था, सेंट्रीपिटल, और जब हमने नॉन इनर्शियल में देखा तो वो बाहर की तरफ लग रहा था, अवे फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आई। और पांचवा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, देखो इसमें तीन डायरेक्शन थी, एक्सियल, तो वहां तो हमने कह दिया कि एक्सियल डायरेक्शन में तो ऑलवेज फोर्स बैलेंस रहेगा। रेडियल डायरेक्शन के लिए हमने आपको बता दिया कि रेडियल डायरेक्शन में आप अगर अभी केंद्रीय यूज कर रहे हो तो ऐसा करो, अब केंद्रीय यूज कर रहे हो तो ऐसा करो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड डायरेक्शन कौन सी बची बताओ, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो ऐसा है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि वो कंपलसरी तो है नहीं, राइट। तो अगर होता है, अगर होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा ऑफ एफ टेंजेंशियल, जितना भी फोर्स लगेगा आप उसको बराबर कर दो एम ए टेंजेंशियल के, ठीक है, या फिर आप उसको लिख सकते हैं एम डी वी अपॉन डी टी। जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा मतलब ये होगा, तो उस केस में जो सर्कुलर मोशन होगा उस कौन सा सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे होगा ना, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये आपको बता चुका हूं मैं, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो अल्फा भी है, इसका मतलब अल्फा है तो ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। ठीक, तो ये आप 5 पॉइंट याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसा करता हूँ, ये 5 पॉइंट है वो हमेशा वैलिड है, चाहे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो चाहे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो। तो मैं इसमें हॉरिजॉन्टल को हटा देता हूँ। तो ये 5 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखने, थोड़े दिन में आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये कोई बहुत ज्यादा याद नहीं रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस अभी करेंगे हम बहुत सारे सवालों की। ठीक, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यहां से, पहला
हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ठीक।